Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी, एक विचारधारा। देखो हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी कि वो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ सिर्फ एक ही रेस के लोग रहें जिन्हें वो इजीली कंट्रोल कर सके। तो यहाँ हम नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हिटलर ने नाजिज्म को फैलाया। नाजिज्म क्या था? ये एक विचारधारा थी। जो लोग नाजी थे वो हिटलर के फॉलोअर थे। इस चैप्टर में हम एक नाजी के बेटे की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम हेलमत है। देखो ये मैं एक कहानी सुना रही हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना। बहुत इजी वे से मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी ताकि आप इजीली ये चैप्टर तैयार कर सकें। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. ये जो कहानी है ये 1945 की है। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था और 45 में उसका एंड हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका है। एक 11 साल का जर्मनी का लड़का जिसका नाम है हेलमत, वो बेड पे लेटा हुआ है और अपने पेरेंट्स के डिस्कशन को सुन रहा है। उसके पेरेंट्स किसी सीरियस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। His father a prominent physician, उसके पिताजी एक prominent physician है। prominent क्या होता है? respected, outstanding, और physician होता है डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर का बेटा है। उसके फादर एक prominent physician है। deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family, वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है कि पूरे परिवार के साथ हमें मर जाना चाहिए, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर उसे अकेले ही सुसाइड कर लेना चाहिए। यानी वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अब हमारी डेथ का समय आ गया है। His father spoke about his fear of revenge. देखो उसके फादर ऐसी बातें क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनको डर था। किसका डर? बदले का डर। उसके फादर हिटलर के फॉलोअर थे, वो एक नाजी थे और हिटलर के फॉलोअर थे। हिटलर ने ज्यूज़ के साथ बहुत गलत बिहेव किया था। अब उनको डर था कि कहीं जैसा बिहेव हमने ज्यूज़ के साथ किया था, ज्यूज़ भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव ना करें। Saying now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews, जैसा हमने allies के साथ किया था वैसा ही allies हमारे साथ ना करे, इसलिए वो डर के मारे सुसाइड करना चाहते थे। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together. अगले दिन वो हेलमत को अपने साथ वुड्स ले गए, वो घुमाने के लिए ले गए। वहाँ पर उन लोगों ने अपना लास्ट हैप्पी टाइम एक साथ बिताया। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग, मतलब उन्होंने बड़े हंसते खेलते गाते हुए अपना आखिरी टाइम बहुत खुशी खुशी से स्पेंड किया। हेलमट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, इसके बाद हेलमत के फादर ने अपने आप को ऑफिस में शूट कर दिया। हेलमत रिमेंबर्स दैट ही सा हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्नट इन द फैमिली फायर प्लेस। अब देखो हेलमत उस बात को याद करता है कि किस तरह से उसने अपने फादर की ब्लडी यूनिफॉर्म को जलते हुए देखा था जो घर के फायर प्लेस में जलाई गई थी। सो ट्रॉमेटाइज्ड होता है डरा हुआ, जिसे मानसिक चोट पहुंचती है, जिसको सदमा लगता है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा सदमे में था। वाज ही बाई वाट ही हैड ओवरहर्ड, मतलब उसने जो भी कुछ सुना था, जो भी कुछ उसने देखा था, उससे उसको इतना भारी सदमा बैठा दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years। उसने अपने घर में 9 साल तक खाना खाने के लिए मना कर दिया। यानी उस बच्चे को इतना सदमा बैठा था अपने फादर और मदर के डिस्कशन को सुन कर के,
और फादर की डेथ को देख करके कि उसने घर में 9 साल तक खाना नहीं खाया, वो क्यों डरा हुआ था? ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसके फादर तो मर गए थे, अब उसको ये डर था कि कहीं उसकी माँ उसको जहर दे करके ना मार दे, इसलिए माँ खाने में पॉइजन मिला देगी, तो उसको ये डर था। इस वजह से उसने अपनी मदर के हाथ का खाना खाना मना कर दिया और 9 साल तक उसने घर में खाना नहीं खाया। Although Helmuth may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi. हेलमेथ ने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया था जो भी कुछ हुआ, क्योंकि उसके फादर एक नाजी थे, वो सपोर्टर थे हिटलर के। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजी एंड हिटलर। बहुत से लोगों को ये पता है कि हिटलर कौन था और नाजी कौन थे, तो आप में से भी बहुत लोग जानते होंगे और नाजी और हिटलर के बारे में। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power. आप लोगों को हो सकता है हिटलर का डिटर्मिनेशन मालूम हो कि हिटलर जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहता था, यानी सबसे ताकतवर देश वो जर्मनी को बनाना चाहता था। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, और उसकी इच्छा ये थी कि पूरे यूरोप पर वो राज करे, पूरे यूरोप को वो जीत ले और पूरे यूरोप पर वो शासन करे। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने ज्यूज़ को मारा था। ज्यूज़ कौन थे? ज्यूज़ एक कम्युनिटी थी और हिटलर ज्यूज़ कम्युनिटी से सख्त नफ़रत करता था, क्योंकि उसका मानना ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी की हार हुई थी वो ज्यूज़ की वजह से हुई थी, इसलिए वो ज्यूज़ से सख्त नफ़रत करता था। बट नाजिज्म वॉज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट, इट वॉज अ सिस्टम। लेकिन जो नाजिज्म था वो 1 और 2 आइसोलेटेड एक्ट नहीं थे, वो पूरा सिस्टम था। अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, वो एक आइडियाज़ का पूरा स्ट्रक्चर था जिसमें पूरे संसार और पॉलिटिक्स के बारे में आइडियाज़ डेवलप किए जाते थे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाजिज्म किसके बारे में बात करता है, नाजिज्म क्या है। Let us see why Helmut's father was killed himself and what was the basis of his fear. अब हम ये समझते हैं कि हेलमेथ के फादर ने अपने आप को क्यों मारा, क्या रीज़न था जो हेलमेथ के फादर ने अपने आप को ऑफिस में शूट किया था, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उनके डर का क्या कारण था। In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April. देखो ये जो बात है ये 1945 की है। जर्मनी ने अलाइज़ को सरेंडर कर दिया था। अब ये अलाइज़ क्या है? अलाइज़ का मतलब क्या है? देखो अलाइज़ मैं आपको समझाती हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो 2 ग्रुप के बीच में हुआ था। देखो 2 टीमें थी, आप इस तरीके से याद करो, एक मैच चल रहा है जिसमें 2 टीमें हैं। एक टीम है अलाइज़, ठीक है, और दूसरी टीम है एक्सेस। जो अलाइज़ टीम है, अलाइज़ टीम में 4 कंट्री इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? रशिया, दूसरी कंट्री है फ्रांस, तीसरी कंट्री है यूएस और चौथी कंट्री है यूके। ये 4 कंट्री अलाइज़ में इन्वॉल्व हैं। और दूसरी तरफ जो एक्सिस की टीम है, जो एक्सिस का ग्रुप है, उसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं? जर्मनी, दूसरी है इटली और तीसरी कंट्री है जापान। ये तीनों कंट्री इन्वॉल्व हैं एक्सिस ग्रुप में। इन दोनों ग्रुपों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था वो अलाइज़ ग्रुप ने जीत लिया था, यानी ये ग्रुप था विनर, ये ग्रुप बन गया था विनर, और ये जो ग्रुप था ये था लूज़र। समझ में आया आपके? ये 2 टीम के बीच में, 2 ग्रुपों के बीच में लड़ाई हुई थी। जो अलाइज़ ग्रुप था, अलाइज़ ग्रुप में 4 कंट्री इन्वॉल्व थी। 4 कंट्री में पहली कंट्री है रशिया, दूसरी है फ्रांस, तीसरी है यूके और चौथी है यूएस। इसी तरह से जो एक्सिस ग्रुप था उसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व है। पहली कंट्री है जर्मनी, दूसरी कंट्री है इटली और तीसरी कंट्री है जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीत हुई थी वो अलाइज़ ग्रुप की हुई थी।
अब समझ में आया आपके? देखो जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया था क्योंकि अलाइज की जीत हुई थी, और ये बात एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, ये बात पहले से ही एंटिसिपेट कर ली थी, यानी एडवांस में हिटलर ने सोच ली थी। तो उसने अपने मिनिस्टर गोबेल और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बर्लिन बंकर में जाकर के सुसाइड कमिट कर ली थी। ये सब उसने अप्रैल के महीने में किया था, और जो जर्मनी ने सरेंडर किया था वो मई में किया था। क्लियर? At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up. अब देखो वॉर का एंड हो गया है तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में सेटअप किया गया। क्यों सेटअप किया गया? टू प्रोसिक्यूट नाजी को सज़ा सुनाने के लिए, फॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उन लोगों को सज़ा सुनाने के लिए जिन्होंने मानवता के अगेंस्ट अपराध किया था, उन लोगों को सज़ा सुनाने के लिए जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट्स किए थे, जिन्होंने ब्रुटैलिटी दिखाई थी। देखो यहाँ पर जो हिटलर है उसने तो सुसाइड कमिट कर लिया, लेकिन बहुत सारे नाजी उसके फॉलोअर्स हैं, उनको सज़ा सुनाने के लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया। Germany's conduct during the war, especially those action which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. देखो जर्मनी ने जो ब्रुटैलिटी दिखाई थी, जर्मनी ने जो मानवता के अगेंस्ट अपराध किया था, जो उसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था, उसके लिए बहुत सारे मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस रेज हुए और पूरे संसार में इनकी निंदा की गई। व्हाट वर दीज एक्ट्स, ये कैसा काम था, किस तरह का एक्शन जर्मनी ने लिया था, तो ये बड़ा ही निंदनीय था। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो में जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर किया था, यानी नरसंहार किया था, निर्मम हत्या की थी। इन्होंने जूस को बहुत बुरी तरह से मारा था। Resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe. इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे यूरोप के, और ये एक मास मर्डर था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूस, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस। देखो इस मास मर्डर में 6 मिलियन जूस थे। 6 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 60 लाख जूस। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 6 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख, यानी जूस कम्युनिटी के 60 लाख लोग मारे गए थे। 2 लाख जिप्सीज थे। जिप्सीज क्या होते हैं? ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। 2 लाख जिप्सीज मारे गए थे, और 1 मिलियन मीन्स 10 लाख पोलिश सिविलियंस, यानी पोलैंड के लोग थे। इन्होंने इस मास मर्डर में इतने ज़बरदस्त ब्रुटैलिटी दिखाई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 70,000 जर्मन्स, देखो इन्होंने जर्मनी के लोगों को भी नहीं छोड़ा, अपने खुद के जर्मन्स लोगों को भी इन्होंने मारा, जो नंबर में 70,000 थे, हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। ये लोग मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो हिटलर के ओपोनेंट थे, यानी हिटलर उनको अपना फॉलोअर बनाना चाहता था, लेकिन वो हिटलर का विरोध कर रहे थे, उनको भी हिटलर ने मरवा दिया। यानी हिटलर ने 72,70,000 इनोसेंट पीपल को मरवा दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. देखो जो नाजीज थे इन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड होता है बिल्कुल अनोखा, एक अनोखे तरीके से वो लोगों को मारते थे अपने किलिंग सेंटर पर ले जा कर के। जैसे उनका एक किलिंग सेंटर ऑस्विट्ज़, वहाँ वो लोगों को ले जाते और उनका मर्डर कर देते थे। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। अब देखो जो न्यूरमबर्ग में ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसमें सिर्फ 11 ही नाजी को सज़ा सुनाई गई। इन्होंने तो लाखों लोगों को मरवा दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 11 लोगों को सज़ा हुई है। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और जो दूसरे नाजी थे उनको सारी ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। The retribution did come, yet the punishment of Nazis
was far short of brutality and extent of their crime। अब देखो जो उनको पनिशमेंट दी गई थी वो बहुत कम थी उनकी ब्रुटैलिटी के लिए, क्योंकि उनकी ब्रुटैलिटी तो बहुत एक्सटेंट थी, बहुत अनलिमिटेड थी, लेकिन उनको सज़ा जो दी गई है वो काफ़ी शॉर्ट है उनकी ब्रुटैलिटी के कंपैरिजन में। And allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। और जो allies थे वो इतना हार्श नहीं होना चाहते थे, जो जर्मनी थी, डिफिटेड जर्मनी थी, उसके लिए वो हार्श नहीं होना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बहुत ज़्यादा हार्श रहे थे, उसका परिणाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए जो एलाइज थे वो जर्मनी के साथ इतने हार्श नहीं होना चाहते थे जितने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे। एवरीवन केम टू फील दैट राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हर किसी ने ये फील किया था कि जर्मनी में जो नाजी का राइज हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस की वजह से हुआ था। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, क्या था ये एक्सपीरियंस? होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।